हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ग्लास स्लैब लेके, ग्लास स्लैब का मतलब क्या हुआ, ग्लास स्लैब का मतलब हुआ कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांच की एक सिल्ली लेंगे। क्या लेंगे? कांच की एक सिल्ली। ये क्या है? हमारा ग्लास स्लैब है। अब ये जो ग्लास स्लैब होगा, ये कौन सा मीडियम होगा? रेयर होगा या डेंसर होगा? चूंकि एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम कहेंगे। कौन सा मीडियम होगा? ये डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, इस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना क्या करना है? अप्लाई करना है। तो क्या होगा कि ये रेयर मीडियम है, ऊपर भी जो कि हमारा एयर है, और नीचे भी हमारा क्या है? रेयर मीडियम ही है। अब क्या होगा कि एक इंसिडेंट रे आएगी। क्या आएगी? इंसिडेंट रे आएगी। आपको पता है कि ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे आएगी तो वो जिस पॉइंट पे लाई करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के वक्त जिस पॉइंट पे वो लाई करेगी, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं। देखिए, हमने नॉर्मल खींच दिया। अब ये क्या होगी कि अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा अविलंब की ओर मुड़ेगा। ये थोड़ा और तिरछा होना चाहिए। अविलंब की ओर क्या हो गई? मुड़ गई। चलिए इसको थोड़ा सा और तिरछा बनाते हैं, जिससे आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। ये रहा रे। ठीक है, ये हमने क्या किया? अविलंब खींच दिया। अब ये क्या होगा कि नॉर्मल यानी अविलंब के क्या आएगी? नज़दीक आएगी, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी। जब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल आई तो ये क्या हुआ? अब इसी मीडियम में यह ट्रैवल कर रही है। कौन से मीडियम में? तो ग्लास स्लैब, यानी ग्लास का जो मीडियम है उतने मीडियम में ट्रैवल की। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये सब मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होगा। ये एंगल जो है, ये कौन सा एंगल है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई से डिनोट करते हैं। ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, यानी कि आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ग्लास स्लैब के अंदर ये इस पॉइंट पे फिर से क्या कर रही है? लाई कर रही है। अब यहाँ से फिर ये क्या जाएगी? रेयर मीडियम की ओर जाएगी, यानी कि डेंसर मीडियम से फिर ये कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। अब इससे फिर जाएगी, ये कौन से मीडियम में? रेयर मीडियम में जाएगी। तो यहाँ से फिर हम क्या खींचेंगे? नॉर्मल खींचेंगे। अब जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो आपको पता है कि वह नॉर्मल से अवे हो जाती है, यानी कि दूर भागती है। तो ये यहाँ से क्या होगी? दूर भागेगी। ये क्या हुई? यहाँ से दूर भाग गई। अब इस रे, ये रे जो बाहर निकला, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। हिंदी में इसे कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। और ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ई से डिनोट करता हूँ, आप समझ जाइएगा इमर्जेंट। तो क्या हुआ? फिर से देखिए, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से आई और डेंसर मीडियम में प्रवेश करने लगी। तो वहाँ से क्या हुई कि अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट आती है तो वह नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है उसके नज़दीक आती है, यानी कि उससे टुवार्ड्स आएगी। टुवार्ड्स आ गई। अब जब तक यह डेंसर मीडियम में है, वो टुवार्ड्स होने के बाद उसी लाइन में आगे बढ़ेगी। अब फिर डेंसर से जब रेयर में जाने लगेगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे जहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो नॉर्मल हमने खींच दिया। अब यह क्या होगा? तो नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी कि अवे जाएगी। तो देखिए, नॉर्मल से बाहर चली गई। अब जो रे आई उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और जो रे दोबारा फिर से बाहर निकली उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन एक साथ 2 बार मैंने करके दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये इमर्जेंट रे हो गई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो अब आप देखिए कि हमारा इंसिडेंट रे कौन सा है? ये रे है। अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता, कोई ग्लास स्लैब यहाँ पे उपस्थित नहीं होता, कोई कांच की सिल्ली नहीं होती, तब यह रे कैसे जाता? इसे कैसे जाना चाहिए था? तो इसे इस तरह से जाना चाहिए था। इसे कैसे जाना चाहिए था? इस तरह से जाना चाहिए था।
तो इसे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन इस ग्लास स्लैब ने क्या किया कि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसे शिफ्ट कर दिया। क्या किया? इसे शिफ्ट कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और लाइट को क्या कर दिया? पैरेलल बना दिया। दोनों इंसिडेंट रे को क्या किया? पैरेलल बना दिया। देखिए ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, लेकिन ये मुड़ रही है जगह जगह पे, इसलिए हमने इसका नाम अलग रख दिया। रिफ्रैक्टेड रे एक बार रख दिया, एक बार हमने इमर्जेंट रे रख दिया। लेकिन ये क्या है? इंसिडेंट रे है, जो आ रही है वही रे है, और ये जाना चाहिए था इस तरह से, और ये क्या हुई? मुड़ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपसे पूछेगा कि ग्लास स्लैब क्या करता है, तो ग्लास स्लैब क्या करता है कि पैरेलल शिफ्ट करता है। क्या करता है? इमर्जेंट इंसिडेंट रे को क्या कर देता है? पैरेलल कर देता है। तो शिफ्ट किया, और यही जो शिफ्ट हुआ, यही जो विस्थापन हुआ, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। लाइट रेज ऐसी आने चाहिए थी और ये विस्थापित होकर ऐसे चली गई, तो दोनों पैरेलल लाइट हो गई। तो इसी विस्थापन यानी कि इसी शिफ्ट को कहते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझिए, कुछ फिनोमिना फैक्टर आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं नहीं बताया उसको ध्यान में रखिए कि ये जो लाइट रे आएंगी ना, ये मोनोक्रोमैटिक होंगी। क्या होंगी? मोनोक्रोमैटिक। अब आप कहिएगा कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल रे ऑफ लाइट। सिंगल रे ऑफ लाइट, किसी भी लाइट का सिंगल रे आ रहा है, कोई एक कलर आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। LD मैंने लिख दिया है, इसका मतलब है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल I लिख दिया है, यानी कि इंसिडेंट ऑफ एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पहला फैक्टर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ये बढ़ेगा, तब भी क्या होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ग्लास स्लैब के थिकनेस बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें भी क्या होगा? चेंज आएगी। तो ये थिकनेस अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे कि म्यू या एन यानी कि ईटा के द्वारा डिनोट करते हैं, ये भी अगर बढ़ता है तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो ये 3 फैक्टर आप ध्यान में रखिएगा। और चौथा फैक्टर हमारा क्या हुआ कि वेवलेंथ। क्या हुआ? वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर किसी लाइट का कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि किसी लाइट की वेवलेंथ कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। वेवलेंथ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वैसे आप लोग 9th क्लास में जानते होंगे कि वेवलेंथ आखिर होता क्या है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और सबसे कम वेवलेंथ किस लाइट का होता है? तो वायलेट लाइट का होता है सबसे कम वेवलेंथ। तो वायलेट लाइट क्या होगा? सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और 5वां पॉइंट क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये पैरेलल होगा किसके? इमर्जेंट रे के। इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा। देखिए इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो गया। तो अब जो बात समझनी थी वो क्या था कि एक इंसिडेंट रे को अगर हम ग्लास स्लैब से होकर गुजारते हैं तो इंसिडेंट रे क्या होता है और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जैसे उसको एग्जैक्टली जाना चाहिए था वो ऐसे जाता नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो ग्लास स्लैब यही करता है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसे ही कहते हैं। और इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वेवलेंथ कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर कांच ग्लास के स्लैब में किसी प्रकार के थिकनेस में कोई चेंज आता है तो उसमें भी चेंज आता है, थिकनेस बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगा। तो ये था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है प्रिज्म। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में भी देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारा प्रिज्म है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, ये भी कांच का ही होता है प्रिज्म। अब क्या करेंगे हम कि इस प्रिज्म से एक इंसिडेंट रे को ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? इंसिडेंट रे को ले जाएंगे। अब इंसिडेंट रे कहाँ पे पड़ रही है? इस पॉइंट पे पड़ रही है। तो अब आप इस दोनों को मत देखिए, इस रे को, इस
साइड्स को, इस साइड्स को मत देखिए, इस साइड्स को देखिए और सोचिए कि इस साइड पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा नॉर्मल, तो वो क्या होगा, ये होगा। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा, तो वो लाइन ये होगा। यानी कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, एन में लिख देता हूँ, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो बना वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो अब क्या होगा कि इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, कैसे जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रिज्म क्या करेगा कि इसको ऐसे शिफ्ट कर देगा, यानी कि वो नॉर्मल के टुवार्ड्स आ जाएगा, थोड़ा ऐसे झुकेगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स आ जाएगा। अब ये रे कौन सी हो गई, तो ये रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये रे कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे जो एंगल बना उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हुआ कि प्रिज्म की बेस की तरफ जा रहा है, अभिलंब के नज़दीक जा रहा है, यानी कि नॉर्मल के टुवार्ड्स आ रहा है, जाना ऐसे चाहिए था, वो नॉर्मल के टुवार्ड्स गया, तो वो आप देख रहे हैं कि ये बेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्रिज्म के बेस की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसके आधार की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब फिर से ये तो प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम था, लाइट आ रही थी हमारी रेयर मीडियम से, अब फिर लाइट जाएगी कहाँ, फिर लाइट जाएगी रेयर मीडियम में, कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। तो अब इस पॉइंट पे लाई कर रहा है लाइट, तो इसके लिए अब इस लाइट इसको सिर्फ देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा नॉर्मल ये हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि इस नॉर्मल से क्या जाएगी, लाइट अवे जाएगी, यानी कि दूर भागेगी, नॉर्मल से नज़दीक नहीं जाएगी, नॉर्मल से क्या हुई, ये दूर भाग रही है, नॉर्मल से कहाँ जा रही है, ये दूर भाग रही है। तो अब ये रे कौन सा होगा, अभी मैंने बताया, ये होगा इमर्जेंट रे, क्या होगा, इमर्जेंट रे होगा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। मैंने ई लिख दिया है, डैश नहीं, ई लिख दिया है, आप समझ जाइएगा कि ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तो एग्जैक्टली प्रिज्म ने किया क्या कि लाइट को अपने बेस यानी कि आधार की तरफ शिफ्ट किया। हिंदी में कहेंगे इसको, नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ये बेस है। तो लाइट को क्या किया, प्रिज्म ने अपने बेस की तरफ शिफ्ट किया। हमें यही जानना है कि प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को बेस की तरफ शिफ्ट किया। अब जो जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे जाना चाहिए था ऐसे, और ये शिफ्ट हो गई इस तरह से, ये इमर्जेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, आपको पता है ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। अब जो जानना है वो क्या जानना है, तो इंसिडेंट रे कौन सा था, ये रे, और इमर्जेंट रे है ये रे। अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसे एंगल ऑफ इमर्जेंट को मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। एंगल ऑफ इमर्जेंट तो आप समझ ही गए कि सिर्फ इतना दूर था, इमर्जेंट और रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इमर्जेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब ये इंसिडेंट रे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, हो गया ये, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे अपने जगह से डिफ्लेक्ट हुआ, डेविएट हुआ, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इंसिडेंट रे अपने जगह से क्या हुआ, डेविएट हुआ, यानी कि विचलित हो गया। इसने कितना एंगल डेविएशन हुआ, कितने एंगल का डेविएशन हुआ, तो इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली से, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, यानी कि डेविएट हो गया हमारा एंगल। रे ऐसे जाना चाहिए था, एग्जैक्टली यहाँ से जो रे आई वो सीधे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वह जाते जाते ऐसे डेविएट हो गई, तो इतना एंगल वह क्या हुई, डेविएट हुई, विचलित हुई, इतना एंगल का डिफरेंस आया उसमें, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये क्या होता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है,
एंगल ऑफ डेविएशन। अब प्रिज्म आपसे पूछेगा कि प्रिज्म का काम क्या है, तो प्रिज्म ने सबसे पहला क्या काम किया कि इंसिडेंट रे को अपने बेस की तरफ शिफ्ट कर दिया, इंसिडेंट रे को अपने बेस की तरफ शिफ्ट किया पहला। दूसरा इससे क्या निकल के आया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इंसिडेंट रे कितना डेविएट किया, उसमें कितना चेंज, कितने एंगल का चेंज आया, तो वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, और ये क्या है निर्गत किरण, इमर्जेंट रे को कहते हैं, उनके बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। तो प्रिज्म और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रियल डेप्थ और अपीयरेंस डेप्थ की, ये क्या होता है समझिए। आपने सुना होगा कि पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र क्यों आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, वही मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इमेज बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक कोई बर्तन है, बीकर है, इसमें क्या है पानी है, इसमें पानी है, और यहाँ पे कोई एक सिक्का रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, कोई भी रे, मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 3 चीज़ें बताई थी कि कोई भी लाइट अगर एंगल बना के आएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन कोई लाइट अगर परपेंडिकुलर आएगी तो वो विदाउट किसी रिफ्रैक्शन के सीधे क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सिक्का है, इससे एक परपेंडिकुलर सीधी लाइट निकली जो कि क्या हुई, ऊपर चली गई। चूँकि ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेरर मीडियम है। इसके ऊपर जैसे ही आएगा ये रेरर मीडियम हो गया, तो इससे क्या होना चाहिए था, रिफ्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर लाइट है तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये यहाँ से सीधे निकल के आएगी। पहला चीज़ आपने देख लिया। दूसरी, अब जरूरी तो नहीं है कि सिक्के से सिर्फ परपेंडिकुलर लाइट ही निकलेगी, सिक्के से एक और लाइट होगी जो कोई ना कोई एंगल बना के आएगी। तो मान लीजिए कि ये लाइट आई जो कि एंगल बनाई, तो अब जब यह पानी से बाहर निकलने लगी, वाटर से बाहर निकलने लगी, यानी कि ये पॉइंट इसका क्या हो गया, वैसा पॉइंट जिस पॉइंट से अब यह दूसरे मीडियम में क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो इस पॉइंट पे हम क्या खींच देंगे, नॉर्मल खींच देंगे। इस पॉइंट पे हम क्या खींच देंगे, नॉर्मल खींच देंगे। अब यहाँ से लाइट क्या हो गई कि जब डेंसर से रेरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये देखिए दूर भाग गई, ये क्या हुई, दूर भाग गई। अब ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइट है जो कि सीधे ऊपर की ओर जा रही है, और ये जो लाइट है ये जो इस तरफ जा रही है, क्या ये दोनों लाइट आपस में कहीं मिलेंगी, क्या ये दोनों लाइट आपस में कहीं मिलेंगी, तो ये दोनों लाइट आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि इसका इमेज इधर कहीं नहीं बनेगा, इसका इमेज इधर कहीं नहीं बनेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम हैं, हमारा आई है, ठीक है, हम हैं, हमारा आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइट को पीछे की ओर लाएंगे, जैसा कि हमने प्लेन मिरर में इमेज बनाया था तो पीछे की ओर ला के दिखाते थे, जो लाइट आगे नहीं मिलते थी उसे हम क्या करते थे, पीछे की ओर बढ़ाते थे। तो इस लाइट को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस पोजीशन पे आएगा, और इस परपेंडिकुलर लाइट को भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये भी क्या आएगा, इसी पोजीशन पे आएगा। दोनों लाइट देखिए, इस लाइट को पीछे की ओर बढ़ाए तो इस पोजीशन पे लाया, और इस लाइट को पीछे की ओर बढ़ाए तो इस पोजीशन पे आया, यानी कि सिक्का हमारा कहाँ आ गया, यहाँ जहाँ। और आपको पता है कि दो रेज जहाँ पे कटती हैं, अगर एक्चुअल में कटती हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि रियल इमेज बन रहा है। तो एक्चुअल में ये कहाँ कटती, एक्चुअल में इन्हें इस तरफ कटना चाहिए था, लेकिन इस तरफ एक्चुअल में तो वो कट नहीं रही है, जो रे निकल रही है। या फिर वो कैसे कटती हैं, वो वर्चुअली करती हैं, यानी कि अपीयर टू मीट, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब हमने इन्हें भी पीछे बढ़ाया, इस रे को और इस रे को भी पीछे बढ़ाया, तो दोनों यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हुई, यानी कि यहाँ पे लगा कि दोनों मिल रहा है। इसलिए इस सिक्के का इमेज हमें पानी की जो एक्चुअल डेप्थ है उससे ऊपर यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दिया, पानी की जो ऊपर जो एक्चुअल डेप्थ है क्या हुआ, यहाँ पे दिखाई दिया। और यहाँ से फिर क्या हुआ, हमारे आँख से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसीलिए हमें जो है ये पानी का गहरा नहीं, ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। ये क्या थी, लिख देता हूँ, उसको कन्फ्यूजन ना हो। ये थी इंसिडेंट रे हमारी, ये क्या थी, हमारी नॉर्मल थी, और ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे हुई। क्या हुई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हुई, ठीक है।
ये समझ में आ गया। और ये तीनों एक ही पे है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब लाइट आती है तो वो सीधे निकल जाती है, और ये जब पीछे भी लौटेगी तो उसी डायरेक्शन में लौटेगी। तो यहाँ पे हमारा इमेज बना। तो आपको पता लग गया कि कैसे बनता है। अब देखते हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालूं, ग्लास का निकालूंगा एयर के, ठीक है, रिस्पेक्ट में, तो इस समय इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि रियल डेप्थ बाय अपीयरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब इसमें रियल डेप्थ क्या हुआ, रियल डेप्थ तो ये है, रियल डेप्थ ये है जहाँ पहले हमारा सिक्का था, लेकिन वो अपीयर कहाँ होता नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र होता आ रहा है, तो ये हुआ अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ ये था और ये क्या था, अपीयरेंट डेप्थ था। अब एक और डेप्थ होता है जिसे कहते हैं हम लोग शिफ्ट डेप्थ। शिफ्ट डेप्थ, शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि सिक्का कितना शिफ्ट हुआ, सिक्का कितना शिफ्ट हुआ। सिक्का इस पोजीशन पे था और यहाँ से इतना दूर, यानी कि सिक्का इतना दूर शिफ्ट हुआ, सिक्का यहाँ से इस पोजीशन पे गया तो सिक्का इतना दूर शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट डेप्थ क्या होता है कि जो रियल डेप्थ है, ठीक है, रियल डेप्थ, उसमें हम अपीयरेंट डेप्थ को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अपीयरेंट डेप्थ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए रियल डेप्थ ये है, इसमें अगर अपीयरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सिक्का कितना दूर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, कि सिक्का कितना दूर शिफ्ट हुआ। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका जानना जरूरी था। अब छड़ क्यों मुड़ा हुआ नज़र आता है, सिक्का ऊपर क्यों नज़र आता है, ये सारे जो फिनोमिना होते हैं ये एग्जैक्टली किसके कारण से हुआ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ। एक लाइन का आंसर ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ। लेकिन क्यों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ और कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हुआ, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्या हुआ कि सिक्का जहाँ पे था वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइट आई जो सीधे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकल गई, दूसरी लाइट आई जो थोड़ा मुड़ के निकली। अब ये दोनों आपस में कहीं मिल नहीं रही थी, तो इन्हें हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो दोनों इस पोजीशन पे आके मिली। इसीलिए सिक्का जो इस पोजीशन पे था हमें कहाँ दिखाई दिया, इस पोजीशन पे, क्योंकि जहाँ भी दो रेज मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अपीयर होती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं, उसी जगह पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिज्म और ये रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।